हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3208 अल्टरनेटिंग ग्रुप सेकंड। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कल ऑफ रेड एंड ब्लू टाइल्स। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कलर्स एंड एन इंटीजर k. द कलर ऑफ ith tile is represented by colors I and colors at I index. If it is equal to 0 means that tile is red. If it is 1 that means tile is blue. तो एक जो डिपिक्शन दी गई है एक सर्कल की जिसमें रेड और ब्लू टाइल्स है, बट उस सर्कल को एक एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है जिसमें हर एक इंडेक्स पे अगर जीरो वैल्यू है तो वो रेड टाइल को रिप्रेजेंट करती है और वन वैल्यू है तो वो ब्लू टाइल को रिप्रेजेंट करती है और एक इंटीजर के भी दिया गया है और एक डेफिनेशन दी गई है। एन अल्टरनेटिंग ग्रुप इज एवरी के कंटीजियस टाइल्स इन द सर्कल विद अल्टरनेटिव कलर। तो एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप को बताया गया है कि वो के लेंथ का एक कंटीजियस आप पार्ट बोल सकते हो, या अगर हम एरे से बात करें तो वो एक सब एरे माना जाएगा। तो ऑल्टरनेटिंग कलर होना चाहिए जो साइड बाय साइड वैल्यूज होंगी, एक्सेप्ट जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होगी उनको, मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं ना। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू के लिए ये रूल नहीं है, बाकी सब वैल्यू के लिए ये रूल लागू होता है। हमें पता करना है कि ऐसे कितने ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उस सर्कल के अंदर। और ये भी बताया गया है कि नोट दैट सिंस कलर रिप्रेजेंट अ सर्कल, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आर कंसिडर्ड टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। क्योंकि वो एक एरे एक सर्कल का फॉर्म में दिया गया है, तो जो जैसे लास्ट वैल्यू है ना, उसकी जो राइट वैल्यू होगी वो आपकी, मतलब nth इंडेक्स के जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू है। ठीक है। अब जो हमने इस क्वेश्चन से ऑब्जर्व करा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि हमें हर एक सब एरे के लिए, के लेंथ सब एरे के लिए फाइंड आउट करना है कि वो एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस बनाता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक इंडेक्स, मान लीजिए कोई भी एक इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और के लेंथ का सब एरे वहां से ढूंढेंगे और उसको चेक करेंगे वेदर इट इज ऑल्टरनेटिंग और नॉट। ये हम किसी भी एक फंक्शन लिखकर पता कर सकते हैं। और हमें ये भी बताया गया था क्योंकि हम राउंड भी जा सकते हैं सर्कल में, कि जो नेक्स्ट टू ईच अदर है ना, लास्ट इंडेक्स और जीरोथ इंडेक्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम अराउंड द सर्कल भी जा सकते हैं। जैसे एक सर्कुलर एरे समझ सकते हैं आप। तो जो इसमें एग्जाम्पल में लिखा भी है कि अगर k इक्वल्स टू टू है, सॉरी k इक्वल्स टू थ्री है, और मैं nth इंडेक्स से एक सब एरे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें वैल्यू हो सकती है n, n+1, n+2। n+1 का मतलब होता है एग्जैक्टली फर्स्ट इंडेक्स। मैं यहाँ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो n के बाद वाली वैल्यू है वो n+1 बोली जा रही है, बट एक्चुअल में वो वन इंडेक्स है, फर्स्ट वैल्यू है। n+2 का मतलब है वो सेकेंड वैल्यू है। इफ k इज इक्वल टू थ्री, देन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। सब एरे की वैल्यू जो है वो ऑल्टरनेट रहेगी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे इज लेस देन और इक्वल टू 10⁵, तो इतना सब एरे की लेंथ हो सकती है। और जो k की वैल्यू होगी वो 3 से लेके लेंथ ऑफ सब एरे के बीच में होगी। ठीक है। तो सबसे पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स जो हमारे दिमाग में आती है कि सारे सब एरे फाइंड कर लेते हैं, हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, हर एक सब एरे को फाइंड करते हैं जो उस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, उस सब एरे को चेक कर लेते हैं ऑल्टरनेट है या नहीं। सिंपल। तो इसमें हमें एक आउटर लूप चलाना होगा आई इंडेक्स से लेके nth इंडेक्स तक, और हर एक इंडेक्स से k लेंथ का सब एरे फाइंड करने के लिए एक k टाइम्स लूप चलाना होगा। तो रफली हम चेक कर सकते हैं कि n टाइम्स k, क्योंकि दो लूप है, n इंटू k टाइम्स लूप चलेगा, और उसको n स्क्वायर भी बोला जा सकता है क्योंकि k की वैल्यू समवॉट n के बराबर ही है। तो सिमिलरली हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर 10⁵ वैल्यू है, वर्स्ट केस में ये 10⁻10 ऑपरेशन जाएंगे जो किसी भी ऑनलाइन जज प्लेटफॉर्म पर TLE देता है।
एक मान के चलते हैं 10⁻⁹ ऑपरेशंस एक सेकंड में हो जाते हैं। उतनी ही कोई भी ऑनलाइन जज आपको टाइम देता है किसी भी क्वेश्चन को सबमिट करने के लिए। तो इसमें तो टीएल ही आएगा आपका एन स्क्वायर वाली अप्रोच में। इससे बेटर या तो एन लॉग एन होगी या खाली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या प्रोग्राम ही सबमिट हो सकता है। बट उससे पहले हम डिबग कर लेते हैं कि हमारे को इनर लूप चलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, मतलब इनर लूप इतना ज़रूरी क्यों था। तो जब हम जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे पास तीन वैल्यूज़, क्योंकि के वैल्यू का हमें सब एरे निकालना था, के इक्वल टू 3 था, तो 0 1 2 ये तीन इंडेक्स हमें प्रोसेस करने थे। देन हम आई इक्वल्स टू 1 में चले गए, तो हमें फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकंड और थर्ड तक प्रोसेस करने हैं। इसका मतलब हुआ जब हमने आई इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोसेस करा तो हमने ये जो दो वैल्यू थी ना, 1 और 2 इंडेक्स को, इसको दो बार प्रोसेस करा, जीरोथ इंडेक्स के लूप में भी और फर्स्ट इंडेक्स के लूप में भी। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ये हमारी मजबूरी है इसको प्रोसेस करना, आइए देख लेते हैं। अगर मैं इस प्रोसेसिंग को ही ख़त्म कर दूं तो हो सकता है मैं इनर लूप को हटा पाऊँ। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या है, जब हमने जीरोथ इंडेक्स के लिए लूप करा तो हमारे पास 0 1 और 2 इंडेक्स थे, और जब हमने आई इक्वल्स टू 1 के लिए करा तो हमारे 1 2 और 3 इंडेक्स आए, तो मतलब एक इंडेक्स हट गया और एक इंडेक्स ऐड हुआ। बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट को हटा दिया जो सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट था, और एक राइट वाले एलिमेंट को ऐड कर लिया। तो ये आपको, जिसने भी पहले स्लाइडिंग विंडो करा हो, कोई भी स्लाइडिंग विंडो एक अप्रोच होती है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो समवॉट ऐसे ही दिख रहा है कि विंडो आगे बढ़ रही है, कुछ एलिमेंट्स हटते जा रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो हमने भी यही करा है, जब हम जीरोथ इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे गए हैं हमने एक एलिमेंट हटा दिया और एक को ऐड कर दिया। तो ये पता लग रहा है कि ये समवॉट एक स्लाइडिंग विंडो है लेंथ के की, जो हम आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। और थोड़ा और इसको प्रिसाइज वे में बोलूँ तो एक स्लाइडिंग विंडो जिसका साइज के है और एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस को मेंटेन करती हुई वो विंडो चल रही है। अब सिमुलेट करते हैं ये जो स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच है ये कैसे वर्क करेगी किसी भी एरे पे जो हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में ये एरे है 0 1 0 1 1 और के हमारा 3 है। तो हमने जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करा, यहाँ पर है नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन, मतलब पॉप तो नहीं पुश ऑपरेशन ही मान लो आप, क्योंकि जो पॉप ऑपरेशन होंगे वो उतने ही होंगे, आप जितने एलिमेंट को ऐड कर रहे हो समवॉट मैक्स टू मैक्स उतने ही पॉप कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपकी विंडो खाली थी, अब फर्स्ट ऑपरेशन आपने पुश करा, आपने फर्स्ट एलिमेंट को जो जीरोथ इंडेक्स पे था उसको विंडो में ऐड कर लिया। क्योंकि अभी विंडो की लेंथ के नहीं है तो यहाँ पर हम चेक ही नहीं करेंगे कि ऑल्टरनेट है या नहीं, और ऑब्वियसली हम ऑल्टरनेट तब चेक करेंगे जब के की वैल्यू के बराबर उसकी लेंथ हो जाएगी विंडो की। सेकंड ऑपरेशन में हमने सेकंड एलिमेंट को भी पुश कर दिया 0 1। अभी हम चेक भी कर रहे हैं साथ साथ में कि ऑल्टरनेट है या नहीं। 0 सिंगल एलिमेंट है तो ऑल्टरनेट ही होगा। जब मैंने 1 को विंडो में पुश करा था तो मैंने प्रीवियस एलिमेंट के साथ चेक करा था, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो मतलब ऑल्टरनेट जो सीक्वेंस है वो मेंटेन है विंडो के अंदर। नेक्स्ट मैंने 0 को पुश करा थर्ड एलिमेंट, ये भी जो लास्ट एलिमेंट था उससे डिफरेंट है तो अभी भी ऑल्टरनेट सीक्वेंस मेंटेन है। और इसी टाइम पे मेरी के की जो वैल्यू है उतनी ही लेंथ हो जाएगी विंडो की, तो मैं ऑल्टरनेट, तो एक मेरा आंसर हो गया ये, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ सीक्वेंस मुझे बताने थे ऑल्टरनेटिंग, तो एक मेरा आंसर तो ये हो गया। अब क्योंकि जो विंडो की लेंथ है वो तो के ही रह सकती है ना एट मैक्स, के से ज़्यादा तो हमें विंडो चाहिए नहीं, तो ये सीक्वेंस को आगे बढ़ा के फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से एक जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट मैं ये वाली वैल्यू को पुश करूँगा तो ये 1 0 1 हो जाएगा। अभी दोबारा से के की वैल्यू 3 हो जाएगी, ओ सॉरी लेंथ ऑफ विंडो 3 हो जाएगी, तो मेरे को एक और सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, देन मेरा जो ये एलिमेंट था ये लास्ट वाला, इसको भी मैं पुश करूंगा, बट जैसे ही मैं इसको पुश करने जा रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये जो लास्ट वाले एलिमेंट था और ये जो मैं करंट एलिमेंट मैंने पुश करा है इनकी वैल्यू सेम हो गई।
तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे को तो विंडो हमेशा ऑल्टरनेट सीक्वेंस में ही मेंटेन करनी है। और ऐसे क्यों करनी है, क्योंकि मुझे ओ वन में पता करना है जब भी मेरा विंडो की लेंथ के इक्वल होगी तो मुझे ढूंढना ना पड़े कि सीक्वेंस ऑल्टरनेट है या नहीं। मैं उस कंस्ट्रेंट को लेके बता सकता हूँ कि विंडो पहले से ही ऑल्टरनेट सीक्वेंस में बनी है तो ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस ही है। जो इनर लूप था ना वो सिर्फ उसलिए ही चल रहा था क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं होता था कि सीक्वेंस ऑल्टरनेट है या नहीं। यहाँ पर जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ विंडो को वो मेरा इनर लूप हटा रहा है, वो ओ वन में मुझे बता रहा है कि साइज इक्वल टू के, देन आपकी विंडो ऑल्टरनेट है पहले से ही, आपने बिल्ड ही उस तरीके से करी है। अब क्योंकि ये विंडो यहाँ करप्ट हो चुकी है तो अब मुझे क्या करना होगा, ये पूरी विंडो को क्लियर करना होगा, क्योंकि करप्ट विंडो के आगे मैं ऐड करूंगा तो कोई नई विंडो तो नहीं बनने वाली है ऑल्टरनेट सीक्वेंस की। तो मैं ये जो करंट एलिमेंट होगा ना इसको अभी पुश नहीं करूंगा, पहले पूरी विंडो को क्लियर कर दूंगा, देन इस एलिमेंट को पुश कर दूंगा, क्योंकि ये एलिमेंट क्या पता फ्यूचर में जाके एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस बनाए। ठीक है, फिर मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाऊंगा फर्स्ट एलिमेंट पे, क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है ना सीक्वेंस, तो सॉरी ऑल्टरनेट नहीं, सर्कुलर भी जा सकते हैं हम एरे में। तो मैं इस एलिमेंट को दोबारा पुश करूंगा जीरो को, देन मैं जीरो के नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पुश करूंगा और मैं रुक जाऊंगा। अब ये मैं रुका क्यों ये मैं बताऊंगा। ये दोबारा से एक अल्टरनेट सीक्वेंस मिल गया तो एक यस हो गया, तो यहाँ टोटल हमें 3 यस मिले थे तो इसका आंसर 3 था। अब मैं वहां पर रुका क्यों, मैथमेटिकल अप्रोच तो मैं बाद में बता दूंगा। सिंपल मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसमें हर एक इंडेक्स से हम क्या बनाने वाले थे, एक के लेंथ का सब एरे बनाने वाले थे जिसको हम ऑल्टरनेट है या नहीं ये ढूंढने वाले थे। तो अगर मेरे पास एक एरे है ये और k इक्वल्स टू 3 है तो मैं सबसे लास्ट इंडेक्स ये वाला जो होगा उससे एक सब एरे बनाने की कोशिश करूंगा। एक एलिमेंट तो ये हो गया, मुझे दो एलिमेंट और चाहिए तो मैं दो एलिमेंट यहाँ से पिक करूंगा क्योंकि सर्कुलर है। अब मैं इसके आगे दोबारा इस रो से मतलब जीरो इंडेक्स से दोबारा से के लेंथ का सब एरे बनाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी चेक हो चुका है ना। जब मैंने स्टार्ट करा था तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करा था। मैं दोबारा अब सर्कुलर में जाके अपना जीरो इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करूंगा। हाँ मैं जीरो वन और जीरो वन टू इंडेक्स की वैल्यूज को ले सकता हूँ कि अगर वो जो मेरा लास्ट इंडेक्स से सब एरे स्टार्ट हो रहा है उनमें कुछ हेल्प कर रही है। तो इसको मैथमेटिकल वे में कैसे हम दिखाते हैं, जो हमारा टोटल लेंथ होगी सब एरे की, सॉरी एरे की एन, उतने ऑपरेशन तो होंगे ही, बट ये जो लास्ट एलिमेंट की वजह से जो केथ सब एरे बनने वाला है सर्कुलर में वो भी कुछ ऑपरेशन ऐड करेगा, वो भी कुछ पुश ऑपरेशन ऐड करेगा तो वो के होंगे। और क्योंकि ये खुद एलिमेंट अपने आप में माना जाएगा तो अल्टीमेटली इसको दो और पिक करने होंगे, मतलब के माइनस वन और ऐड करने होंगे तो मैं एक माइनस वन ऐड कर दूंगा। तो अल्टीमेटली इतने पुश ऑपरेशन मेरे क्यू में होंगे, या सॉरी विंडो को वैसे क्यू ही बोलते हैं समवट, बट विंडो में होंगे। तो मेरे को जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बाहर का जो लूप है एक्सटर्नल लूप, वो इतने टाइम चलेगा ऑफ एन प्लस के माइनस वन इनर। अब लूप के अंदर हो क्या रहा है, लूप के अंदर एक पुश ऑपरेशन हो रहा है, एक क्लियर ऑपरेशन हो रहा है और एक पॉप ऑपरेशन हो रहा है। वर्स्ट केस में आपके पास एलिमेंट ही कितने हैं, एन प्लस के माइनस वन, इतने ही पुश हो रहे होंगे इतने ही पॉप हो रहे होंगे, है ना। और पुश और पॉप ऑफ वन में होते हैं। तो हर एक लूप में आपका ऑफ वन ऑपरेशन इनसाइड हो रहा है तो आपका जो इनर लूप है वो हट चुका है, सिर्फ आपका एक्सटर्नल लूप बचा है। तो ये टोटल ऑफ एन में आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिट इन कर जाएगा और आपको टीएलई नहीं मिलेगा, तो एक लीनियर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। और हमें सिर्फ ये यस काउंट करने, यही हमारे आंसर होंगे। तो चलिए इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जो हमने डिस्कस करा था उसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक विंडो जिसमें स्टोर होगी डेटा स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें राइट से पुश करना है लेफ्ट से पॉप करना है तो हम एक क्यू का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में डबल एंडेड क्यू होती है एक, कोई स्टैंडर्ड क्यू डेटा स्ट्रक्चर तो होता नहीं है तो हम क्यू का, डबल एंडेड क्यू का ही यूज़ करेंगे। देन हम एक वेरिएबल को यूज़ करेंगे जो कलर्स या जो एरे की लेंथ है उसको स्टोर करेगा, और एक हमारा आंसर होगा जो
नंबर ऑफ सब एरेज जो ऑल्टरनेटिंग कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो स्टोर करेगा। देन हमारा एक आउटर लूप जो हमने पहले डिसाइड करा था n+k-1 टाइम्स आइटरेट करेगा। और ये जो हमारा आई इंडेक्स है एक्चुअल में हमें इसको करेक्ट करना होगा, तो हम इसको सी इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका आई होगा वो एन एन के बाद जब हम n+1 में जाएंगे उसको एक्चुअली जीरोथ इंडेक्स पे आना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है इसको मॉड्यूलो यूज कर लेंगे एन से, ताकि ये हमेशा 0 to n के बीच में रहे। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा पुश हो रहा है वैल्यू, क्या वो जो लास्ट वैल्यू पहले से ही विंडो में है उसके बराबर तो नहीं। अगर बराबर हुई तो हमें क्लियर करनी होगी, और अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा ऑल्टरनेट सीक्वेंस कंटिन्यू कर सकता है। पहले चेक कर लेते हैं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। देन हम जो लास्ट वैल्यू होगी क्यू की उसको चेक करेंगे, जो हमारा सी इंडेक्स पे वैल्यू है। अगर ऐसा हुआ तो क्यू तो खाली करनी पड़ेगी, क्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, और हमें क्यू में अपेंड करना होगा जो हमारा लेटेस्ट वैल्यू है, दैट इज कलर्स ऑफ सी आई डी एक्स। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ लेंथ ऑफ क्यू इज के। अगर ऐसा है तो मतलब हमें एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस मिल गया है। हम अपने आंसर को +=1 कर देंगे, और ऑब्वियसली क्यू के जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है उसको पॉप कर देंगे, क्योंकि हमें के से आगे वैल्यू अपेंड नहीं करनी है, हमेशा के ही रहने देना है लेंथ को क्यू की। तो जैसे ही के हो जाएगा हम लेफ्ट वैल्यू को पॉप कर देंगे और लास्ट रिटर्न कर देंगे आंसर। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो को देखने के बाद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। मेन जो कॉन्सेप्ट था इसमें वो इनर लूप को हटा के स्लाइडिंग विंडो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।